देखिए, तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, कोशिका का जो केंद्रीय भाग होता है, थोड़ा हम बेस से उठाना, ज़्यादा बेस नहीं लेंगे, का जो केंद्रीय भाग होता है, केंद्रीय भाग, ठीक है, केंद्रीय भाग जो होता है, ठीक है, केंद्रीय भाग में हमारा क्या होता है, एकदम केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय भाग में जो होता है वो पाया जाता है हमारा एसिड, उसमें अम्लीय भाग, उसमें अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है, इसी को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लिक एसिड। क्यों कहा गया? वही न्यूक्लिक अम्ल, या इसको अगर शुद्ध हिंदी कहना चाहो तो केंद्रीय अम्ल कह सकते हो। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है? केंद्रीय अम्ल हो गया। मेन नाम वहीं से लिया गया, क्योंकि कहाँ पाया जा रहा है? केंद्र, इसलिए इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय, इसको कहते हैं केंद्रीय अम्ल। अब इस केंद्रीय अम्ल भी हमारा 2 कैटेगरी का होता है। कितने कैटेगरी होता है? ये हमारा 2 कैटेगरी का होता है, ठीक है। या कितने प्रकार का हो गया? ये तो कितना क्लियर हुआ ना। हमने क्यों कहा इसको केंद्रीय अम्ल भी कह सकते हैं। न्यूक्लिक मतलब केंद्रीय होता है। कहाँ पाया जा रहा है? कोशिकाओं के केंद्रीय भाग में, बीच के भाग में। कोशिकाओं में जानते हो बाहर वाल होती है, क्या कहते हैं उसको? कोशिका भित्ति जो भी कहते हो, वाल होती है। उसको छोड़ो, उसके अंदर जो होता है क्या होता है? उसके अंदर होता है कोलाइडी पदार्थ से भरा होता है। पूरा अंदर किससे भरा होता है? कोलाइडी पदार्थ। कोलाइडी जानते हो ना, वही केमिस्ट्री वाला कोलाइडी, पूरा का पूरा कोलाइडी भाग से भरा होता है, कोलाइडी पदार्थ से भरा होता है। और यही देखो चीज मैं बार बताता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। इनके अंदर जो, हमारे अंदर जो कोशिकाएं, जैसे हमने कहा कि सूखी लकड़ी और जो भी चीजें बनी, इनके अंदर भी कोशिका है लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो वाल के अंदर जो पाए जा रहे हैं, जो कोलाइडी पदार्थ पाया जाता है, असल में ये सजीव होता है। इसके अंदर जीवता का लक्षण होता है। इसका लक्षण होता है जीवता का, इसलिए इसको हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। इस द्रव्य को, पदार्थ या द्रव्य को क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य को, ठीक है। इसको, इसी को हम लोग इसलिए जीव द्रव्य कहते हैं। द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। तो जो कोलाइडी है, इसमें सजीवता का लक्षण पाया जाता है। जैसे क्या होता है? स्वतः विभाजन, अपनी जैसी नई कोशिका बनाने की क्षमता रखना, और भी कई चीज, मतलब बनाने की इसकी बड़ी क्षमता होती है, इसलिए इसको जीव द्रव्य कहते हैं। इसका जो केंद्रीय वाला भाग होता है, केंद्र वाले भाग, जीव द्रव्य का जो केंद्रीय भाग होता है, वही हमारा क्या होता है? उसी में अम्ल पाया जाता है। और इसीलिए केंद्र में पाए जाने के कारण इसे एसिड या अम्ल को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है डीएनए, और एक क्या होता है? आरएनए होता है। 2 प्रकार का होता है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको पूरा नाम? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। थोड़ा शांता जान ले इसमें, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या हो गया? राइबोस हो गया, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल हो गया। अब आ जाओ, जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, यह हमेशा क्या होता है? यह क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। क्या होती है? एक लंबी चेन होती है। जब इसी का लंबी चेन जुड़ेगी तो उसी को क्या कहते हो? पाली। जब न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन जुड़ के क्या करती है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करती है, तो क्या कहोगे? पाली न्यूक्लियोटाइड। पाली मतलब वही होता है जब कई जुड़ते हैं। इसमें थोड़ा सा जो देख लो, इसका जो रासायनिक संगठन क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसमें बताएंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होती है। रासायनिक संगठन क्या होता है, इसकी संरचना, इसकी न्यूक्लिक अम्ल की। असल में इसको हम जान जाते हैं तो फिर इन दोनों को भी जान जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें 3 चीजें होती हैं। कितने संगठन होता है इसमें? 3 होता है, 4 होता है? हाँ, 3 होता है। पहला चीज क्या होगा इसमें? पहला किसको लिखा है? चलो लिख दिया फास्फोरिक अम्ल। मान लो पहला फास्फोरिक अम्ल। इसमें हम थोड़ा संरचना भी बताएंगे। फास्फोरिक अम्ल। दूसरा क्या होता है इसमें? इसमें रुको, हम इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा बना बता दें, क्योंकि एक बार देखें उसमें पेंटोस शर्करा का स्ट्रक्चर पूछा था, बायोलॉजी में देखे पूछा। पहला क्या होता है इसमें? पहला हो गया हमारा फास्फोरिक, पहला फास्फोरिक अम्ल हो गया।
इसमें फास्फोरिक में फास्फोरस तो होगा, पहले से जानते हो। अम्ल बिना बिना ऑक्सीजन के बनेगा नहीं। ये हो गया OH OH, ध्यान रखोगे। इसमें 3 थे OH, कितने OH? 3 OH हो जाएंगे, 3 हो गया ना, और एक O हो जाएगा डबल बॉन्ड से। फास्फोरस जो होता है हमारा, फास्फोरस मुख्यतः कितने बॉन्ड बनाते हैं? 5 ना, कितने बॉन्ड बनाता है? 5 ही बनाता है। अलग संयोजकता इसकी बदल सकती है, 5 इसका मान लो है। सहसंयोजी में 5 की संयोजकता बनाता है। तो यहाँ देखो 3 OH OH हो गए, और एक क्या हो जाएगा? P डबल बॉन्ड। ये क्या हो गया? फास्फोरिक अम्ल हो गया हमारा। इसका सूत्र बताओगे कोई, क्या होगा? ठीक है, बस इतना ही बहुत है। और उस सूत्र क्या हो जाएगा? H3PO4। ठीक है, ठीक है ना। और उससे अगर देखा है संरचना के हिसाब से तो POOH का थ्राइस हो जाना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया फास्फोरिक अम्ल। दूसरा इसमें क्या होता है? दूसरा स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है? शर्करा, शुगर। तो असल में जो शर्करा होती है, शर्करा जिसको शुगर कहते हो, ठीक है, इसमें कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा होती है। पेंटोज शर्करा। क्या कार्बोहाइड्रेट क्लास की हो कि नहीं? बताइए जा रहा था तो। हाँ, कार्बोहाइड्रेट क्लास किए हो? हाँ, उसमें जो मोनोसेक्राइड होता है बताया गया है। मोनोसेक्राइड में 3 से लेकर 7 तक बनते हैं। 3 से लेकर कितने? 7 तक। 3 बना तो उसको कहते हैं टेट्रोस। 4 बना तो, हाँ एक मिनट, ट्रायोस होता है। 3 पे ट्रायोस होता है, 4 पे टेट्रोस, 5 पे पेंटोस, 6 पे हेक्सोस और 7 पर हेप्टोस होता है। जो हेक्सोस होता है वही ग्लूकोज या वही फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? वही ग्लूकोज या फ्रक्टोज होता है। अंतर क्या होता है? अगर हेक्सोस में आगे एल्डो हेक्सोस आ गया, क्या आ गया? एल्डो हेक्सोस आ गया, तो एल्डो हेक्सोस का मतलब कौन हो गया? एल्डिहाइड ग्रुप, यानी ग्लूकोज हो गया। और अगर वही कीटो हेक्सोस हो गया तो यहाँ पे जो होता है पेंटोस होता है। कौन होता है? पेंटोस। यानी इसमें 5 कार्बन होंगे। कितने कार्बन? 5। जो शर्करा का हमने सूत्र बताया था CH2O की पावर, यानी जनरल फॉर्मूला हमने बताया था। अगर यहाँ पे 5 करोगे तो ही पेंटोस मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा? पेंटोस मिल जाएगा। हमारी, और 6 कर दोगे तो वही हेक्सोस मिल जाता है। ठीक है, बताओ इसमें कार्बन कितने हो गए? लिखाने की जरूरत नहीं, समझ जाओ। कार्बन कितने हो गए इसमें? कार्बन इसमें हो गए 5। कार्बन कितने हो गए? 5 हो जाएंगे। कार्बन हो गया हमारा 5 इसमें। कार्बन 5 हो गए। कार्बन कितने हो गए? 5 हो गया। अब उसके बाद इसमें दूसरी चीज क्या बनानी है? ये पेंटोस हो गया। इसमें कैटेगरी कौन सी होती है? कीटो शर्करा की। कौन सी होती है? कीटो शर्करा की होती है। कीटो मतलब समझे? कीटो शर्करा समझ रहे हो? कीटो भी अभी हमने बताया ना कि एक एल्डो ग्रुप होता है, एक कीटो ग्रुप होता है। एल्डो मतलब जिसमें एल्डिहाइड स्ट्रक्चर ग्रुप हो, उसको एल्डो शर्करा कहते हैं। एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, ऐसे बनता है। और एक कीटो वाला ग्रुप होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देख लो। इसमें दोनों का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। फास्फोरिक अम्ल दोनों में सेम पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल दोनों में क्या होगा? चाहे DNA हो चाहे RNA सेम होता है। अंतर किसमें होगा? शर्करा वाले में। पेंटोस शर्करा भी सीधे लिख सकते हो। पेंटोस शर्करा में डिफरेंस होगा। और किसमें डिफरेंस होता है? इसमें जो नाइट्रोजन युक्त जो क्षारीय पदार्थ मिलेगा उसमें होता है। ठीक है, इसमें देखो 2 स्ट्रक्चर बनेगा। पहली चीज यहां बना लो, ऐसे बनाओगे स्ट्रक्चर। ये हो गया कराहा मिठाई वाला। हम साइड बनाएगा इसको, उस साइड देख लो। कराहा जो भेली बनती है ना, उसी को बनाओ। कितने हो गए? ये कितना हो गया हमारा? पीछे बताया गया केमिस्ट्री में जितने टर्मिनल पॉइंट होते हैं, जहां जहां टर्न लेता है वहां क्या गिनते हो? कार्बन। तो हमें यहाँ पर एक कार्बन बाहर जाएगा, इस चीज को ध्यान रखो। एक चक्र से बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 4। 5वां इसमें कनेक्टिंग होता है ऑक्सीजन, जो फ्यूरेन को दिखाता है। किसको दिखाता है? फ्यूरेन को दिखाता है। तो यहां से एक कार्बन की लिस्ट बाहर जाएगी इधर, CH2OH एक बाहर होता है। ठीक है, एक कहाँ जाएगा? बाहर।
बाकी इधर जो होगा एक कार्बन यहाँ हो गया, यहाँ दिखाते हैं नहीं, एक कार्बन यहाँ हो गया 2, ठीक है, 1 2 कार्बन, ये हो गया 3 कार्बन और यहाँ हो गया 4 कार्बन। कितने बॉन्ड हो गए? ये बचा है अभी भी, ये हो जाएगा 4 कार्बन, ठीक है। और ये क्या हो गया? 5 कार्बन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? अब यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा पूरा। जितने भी यहाँ पर है ये बांड दिखा है ना, सब पे OH और H लगा दो, ठीक है। यहाँ हमने लगा दिया, देखो OH, ये हो गया H, ठीक है, ये हो गया H, ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो जाएगा OH। यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा, देखो अब समझो यही ध्यान से, ये जो O है ना, यह O इधर से भाग के आया तो यहाँ पर ये H लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ पर H लगेगा, क्योंकि यही जो इसमें बंद चक्र दिखाते हैं, ये बंद चक्र में यही जब यहाँ चेंज होता है, जैसे यहाँ OH है ना, अगर यहाँ पे चला जाए यही O तो CHO ग्रुप में आ जाएगा और OH यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ समझो इसको, ये हो गया 1 और 4 से जुड़ा होगा, बस, ठीक है। ये किसका हो गया? इसको कहते हैं डी राइबोस, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको हम डी राइबोस कहते हैं। और डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन बताया गया नहीं बताया गया? हाँ, डी राइबोस, डी राइबोस इसी को कहते हैं, या इसको कह सकते हो बीटा डी राइबोस। बीटा का मतलब ये होता है जैसे कि अल्फा कब बनता है? जब OH यहाँ होता और H यहाँ होता तो अल्फा बनेगा, वो अल्फा कैटेगरी होता है, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया? राइबोस का स्ट्रक्चर हो गया ना, किसका? राइबोस की शर्करा या पेंटोज शर्करा का स्ट्रक्चर हो गया है। अब अगर हमसे DNA का कहा जाए तो DNA की शर्करा का, तो यहाँ से H को नहीं, O को गायब कर दो। O अगर यहाँ से गायब हो गया और पता नहीं चला कहाँ भाग के गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? सेम कंडीशन यहाँ पे, तो हमारा क्या लिखोगे? तब इसको लिखोगे D2 राइबोस। क्या लिखोगे इसको? D2 डीऑक्सी राइबोस लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइबोस शर्करा है, कौन शर्करा? राइबोस, है। और अगला जो बनाना है इसमें, उसका नाम मैं क्यों लिख दे रहा हूँ? यहाँ से केवल O गायब करना है। किसको गायब करना है? O को केवल गायब करना है, समझ रहे हो? नहीं, केवल O गायब हो गया यहाँ पे, तो फिर उसका नाम क्या होगा? हो जाएगा D2। D2 मतलब दूसरे नंबर पर O गायब हो रहा है तो D2, तब इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। ठीक है, एकदम आसान पैटर्न देख लो। ये इसका समझ में आया नहीं स्ट्रक्चर? यहाँ पे OH को ऊपर करना, क्योंकि हम बीटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बीटा में OH ऊपर होता है, जैसे नीचे होता है। अगर इसको उल्टा घुमा दिए तो यही रहेगा सेम, लेकिन अल्फा हो जाएगा। और ये कैटेगरी नहीं पाई जाती है, बीटा कैटेगरी पाई जाती है, ठीक है। बीटा और अल्फा में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है इसमें? डिफरेंस मेन होता है रोटेशन का। किसका डिफरेंस होता है? रोटेशन यानी घूर्णन का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? घूर्णन। घूर्णन बताया गया नहीं बताया गया? घूर्णन बताया गया, तो घूर्णन का यहाँ मेन डिफरेंस है, इसलिए हम इसको अल्फा नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसमें ऊपर रहेगा, बाकी सब देखो नीचे बनेगा। यहाँ पर OH यहाँ पर, यहाँ पे जहां से चैन टूट रही यहाँ पे बनेगा ये, यहाँ पे हमारा रहेगा ये H रहेगा, ठीक है। डीऑक्सी राइबोस बना लोगे। अब क्या करना है? इसको O को गायब कर देना, ठीक है। वो नहीं रहेगा तो फिर यही वो D2 पर, यहाँ पे 2 नंबर पर। वैसे D जो है, D कॉन्फ़िगरेशन और जो L कॉन्फ़िगरेशन होता है OH के अनुसार बनता है। किसके अनुसार? OH के अनुसार बनता है। ये आगे चले ना, कोई दिक्कत इसमें? दोनों की सरकार समझ में आ गई इकट्ठा ना। ये अगर हम चाहें तो हमें, अगर मान लो DNA का अगर घटक बताना है तो क्या बताएंगे?
ये तो रहेगा सेम। और इसमें तब किसको बताएंगे? केवल इसको बताएंगे, केवल इसको बताएंगे। RNA का रहेगा तो इसको तो बताना ही, इसके साथ साथ इसको बता देंगे, है ना? समझा कि नहीं है? अब देख लो तीसरा, इसमें मिटा दे इसको। अब तीसरा देख लो, नाइट्रोजनी विषम चक्री कार्बन क्षारक। नाइट्रोजनी विषम चक्री, विषम चक्री बताएगा कि नहीं? विषम चक्री और सम चक्री। विषम चक्री क्या होता है? कार्बनिक क्षारक। कभी विषम चक्री और सम चक्री बताया गया है? सम चक्री में बताया जब सभी समान मिलकर चक्र बनाते हो, यानी कुल कार्बन कार्बन होना चाहिए। अब विषम मतलब कोई और आ जाए तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ पे क्षारक आएगा। और कौन सा क्षारक आएगा? नाइट्रोजनी वाला। नाइट्रोजनी होता कौन है? NH2 NH या फिर N होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा दो कैटेगरी के क्षारक होते हैं। कितने कैटेगरी के? दो के। पहला होता है प्यूरिन कैटेगरी। कौन सा होता है इसमें? प्यूरिन होता है ना, प्यूरिन क्षारक। सब तो खुदा पढ़ के तेज हो एकदम से, है कि नहीं? प्यूरिन क्षारक में क्या आता है? क्या आता है? इसका स्ट्रक्चर बताओ, स्ट्रक्चर बताओ। बनाना नहीं अभी, अभी बनाना नहीं है, क्योंकि अभी हम सम चक्री बना रहे हैं, इसको विषम कर देंगे, ठीक है। ये भी सम चक्री है। हो गया ना डबल? अब आ जाओ इसमें। इसमें यहाँ पे लगा दिया हमने NH2 क्षारक। क्या लगा दिया? यहाँ पर, यहाँ पे NH2 क्षारक लग गया। ठीक है, एक बार देख लो इसको तेजी से। जैसे क्या हो गया एडेनिन में हमारा, अगर काउंटिंग यहाँ से करते तो यहाँ से बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें क्या होगा? यहाँ पे पहले और तीसरे पे एडेनिन हो गया, पहले तीसरे हो गया ना। उसके बाद इधर देखो, ये चेंज नहीं होता है। यह चाहे एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, दोनों में 7वें पर N होगा और 9वें पे NH रहेगा। ये उसमें भी रहेगा, यानी इसमें भी चेंजिंग नहीं होता है। ग्वानिन में भी यही रहेगा, 7 पर N हो जाएगा और इस पर हो जाएगा NH। डिफरेंस क्या होता है इसमें? डिफरेंस ये होता है कि यहाँ जो N है यह NH बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर N की जगह क्या होगा? NH होगा। और यहाँ पर थर्ड नंबर छोड़ दो, सेकंड नंबर पर यहाँ पर सेकंड नंबर पर NH2 जुड़ेगा। ये वाला सीरीज यहाँ होगी, NH2 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस सीरीज पे क्या होगा? इस सीरीज को होता है डबल बॉन्ड O, बस सही रहेगा। कितना डिफरेंस क्या होगा? क्या क्या चेंज हुआ? यहाँ पहला भी जो केवल N है यहाँ NH हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। इसमें यहाँ पर ये NH2 यहाँ दूसरे सीरीज पे होगा और ये क्या हो जाएगा? छठवें पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हो गया ग्वानिन हमारा। इसको हम दिखाते हैं G से। G कोड इसको दिया जाता है, इसको दिया जाता है A कोड। बॉन्ड काउंटिंग मिला लेना। N का 3 यहाँ कंप्लीट हो गया, इसका भी 3 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इसका भी 3 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे। अगर N नहीं है, कार्बन है, तो कार्बन एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड बनाता है, एक छोड़ के देखो फिर ये डबल बॉन्ड बनाता है। अगर कहीं पे नाइट्रोजन लगा है यहाँ पर, तो देख लोगे उसके हिसाब से नाइट्रोजन अगर है तो 3 बॉन्ड पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन जैसे यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ नाइट्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे देख लो कार्बन है, तो कार्बन यहाँ सिंगल बना है तो यहाँ पे डबल बनेगा, फिर सिंगल बना है तो फिर डबल बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ सिंगल बना है तो फिर डबल बन सकता है, लेकिन यहाँ देखो कार्बन नहीं है, यहाँ कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड चाहिए, किधर से यहाँ इससे, हो गया। ठीक है, पहले देखो पिरिमिडीन कब बनता है? जब हमारा यहाँ पर, अभी बनाओगे नहीं, मैं मिटा देंगे इसको। जब यहाँ पर ये पूरा बंद चक्र होता है, ठीक है,
जो प्यूरिन हमने पढ़ा, प्यूरिन में क्या पढ़ा, दो थे, एडेनिन और ग्वानिन, वो आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, जब हमारा पीरियड किसको कहते हैं, जब इसमें हमारा जब विषम चक्रीय बन जाए, यानी किसके आने से, नाइट्रोजन से आने से अगर बन जाए तो पिरिडीन संरचना बनाता है। तो यहाँ क्षारक में क्या होगा, यहाँ काउंटिंग सुन लो पहले, यहाँ से हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ काउंटिंग 1 करो, इसको 2 करो, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6, अभी जैसे पिछला किया था उसी के हिसाब से कर रहे हैं। यहाँ पे पहले पे NH रखो, तीसरे पर भी NH कर दो, ठीक है, दूसरे और चौथे पर डबल बॉन्ड O लगा दो, ये हमारा हो गया साइटोसिन। क्या हो गया ये हो गया साइटोसिन। दूसरे और छोटे पे क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दो, कीटोनिक ग्रुप। कौन सा हमने चर्चा की, कीटोनिक ग्रुप है, C यहाँ पे करे, डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है, डबल कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइटोसिन। क्या हो गया, सॉरी यूरेसिन है, यूरेसिन। यूरेसिन की स्पेलिंग ये होती है, इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, यू कोड लिखा जाता है। ठीक है, इसमें दूसरा क्या होता है, देखो यूरेसिल किस में पाया जाता है, आरएनए में, ये आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें आ जाओ, अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर दे, केवल यहीं पर अगर हम यहाँ देखो, एक बार फिर से बना रहे हैं, कैसे, ये हमारा बन गया बंद स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा बांड क्लियर कर लोगे, जैसे आया ना, 3 बांड हो गया क्लियर, यहाँ पर O है, O का भी 4 बांड पूरा हो गया, यानी कितने बांड चाहिए इसको, 3 थे, भी पूरा हो गया। यहाँ कौन है, कार्बन है, क्या बांड चाहिए इसको, 4 चाहिए ना, तो यहाँ पर एक बांड इधर से, एक बांड इधर से, 2, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा रहता है, 3, तो यहाँ पे एक बांड और चाहिए, इधर नहीं बना सकते क्योंकि कार्बन का इधर नाइट्रोजन का बना जाएगा, यहाँ लगाओ डबल बांड। ठीक है, 4 हो गया। इधर आ जाओ, कार्बन है, कार्बन है एक S से जुड़ा होता है, सभी जानते हो बेंजीन रिंग वाले में, तो एक हाइड्रोजन हो गया, एक इधर 2 और 2 इधर 4 हो गए, इसका पूरा हो गया। इधर देख लो, यहाँ कार्बन है, 2 इधर से, 2 इधर से, 4, सबका कंप्लीट हो गया ना। अगर यही स्ट्रक्चर दोबारा रिपीट बनाओ, यानी यहाँ पे कर लो NH, यहाँ पे भी कर लो NH, क्या करना है यहाँ पर, NH कर लो, और यहाँ पर क्या कर लो, ये हो गया 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड O कर लो, ठीक है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O कर लो, बताओ दोनों के स्ट्रक्चर में कोई भिन्नता है, कोई डिफरेंस है दोनों के स्ट्रक्चर में, नहीं है। अगर यहाँ पे हमने CH3 एक 500 लगा दिया, ठीक है, 5वें नंबर पर यहीं से, तो ये तुरंत हो जाएगा थायमीन। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थायमीन, हो जाएगा, इसको थायमीन हो जाएगा। ये थायमीन किस में बताओ, थायमीन, इसको हम कहते हैं टी, क्या कहते हैं इसको टी कहा जाता है। ठीक है, यह दोनों में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, कन्वर्टिंग किसकी होती है, दोनों पाया जाता है ना, हाँ हाँ ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज होता है ना, ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज होता है, इसमें यही होता है, इसमें चेंजिंग, यह डीएनए में होता है और ये किस में होता है, आरएनए। साइटोसिन दोनों में कॉमन होता है, यही ना। साइटोसिन दोनों में कॉमन होता है, इसमें क्या बनता है, वही रिंग फिर से देखो बनी, थोड़ा सा इसमें फिर से बांड क्लियर कर लो। ये देखो एन है, 3 बांड हो गया इसका क्लियर, यहाँ पर सी है, 2 बांड इधर, एक इधर, इधर 4 इसका भी हो गया। एन है 3 बांड, 2 बांड इधर, एक इधर, 3 इसका भी पूरा। यहाँ कार्बन है, 1 बांड इधर, 1 इधर 2 और एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है 3, एक बचा है तो इधर बढ़ा लेंगे 4 हो जाएगा। इधर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इधर नाइट्रोजन पहले काउंट करते आ रहे हैं। इधर चलो, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कितने बांड होगा, 1 बांड, 2 बांड और 2 2 4 बांड, वही हाइड्रोजन वाली जगह पे जुड़ा है। बाकी इधर आ जाओ, 2 इधर और 2 इधर, 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इधर, इसको बनाओ साइटोसिन को। साइटोसिन में क्या होता है देखो, ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पर NH को गायब कर दो, मतलब केवल N लिखो। क्या करो, यहाँ पर केवल N लिखो और यहाँ पर NH रहने दो। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O भी रहने दो। एक डिफरेंस हमने केवल करना है यहाँ पर,
किसमें यहाँ पर एक डिफरेंस से क्या होता है, इसमें यूरेसिल से डिफरेंस क्या होता है, डबल बॉन्ड ओ भी है। यहाँ पे NH था, यूरेसिल में क्या था, यहाँ NH था, यहाँ डबल बॉन्ड ओ था। अब यही हटा के यहाँ से ये छटा दो और यहाँ पे लगा दो NH2, ये होता है साइटोसिन। असल में थोड़ा पहले से पढ़े होगे तब याद रह जाएगा, ना तो फिर 2 दिन में कहाँ याद रह जाएगा। साइटोसिन हो गया। वैसे भी तुम लोगों में अच्छी बात है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जल्दी DNA का नहीं पूछता, अगर पूछ दे तो फिर बना नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जुड़ के प्राइमरी बनाता है। तुम लोग सीधे आते हो बड़े लेवल में, वाटसन और क्रिक वाले में, द्वितीयक संरचना में, ठीक है। जब ये जुड़ के प्राइमरी संरचना बना लेता है, जैसे प्रोटीन बना लेती है वैसे ये बना लेता है, तब हम बाहर उसके आगे तब पढ़ते हैं द्वितीयक संरचना, इसकी सेकेंडरी पढ़ी जाती है। उस सेकेंडरी संरचना, सेकेंडरी मतलब अंदर की सेल जब जुड़ गई तो बाहर जब बनेगा तब अब आके बन जोड़ना है इसमें। साइटोसिन हो गया। साइटोसिन इसको किससे दिखाते हो, C से। यह दोनों पाया जाता है ना, DNA RNA दोनों पाया जाता है। देख लो कितना माइनर जो है डिफरेंस बन रहा है, देखो DNA RNA में यहाँ पर यही चेंज होता है, किसमें, यूरेसिल और थायमिन की जगह यही अगर यहाँ पे CH3 पास हो है तो सुना है ना, जैसे उस तरह लगता होगा कि दोनों चेंज हो गए, स्ट्रक्चर नहीं जानते रहोगे तो अब जानेंगे तो समझ में आ गया थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों, यही CH3 पास का डिफरेंस है, थायमिन बना देगा तुम्हें, ठीक है। ये जो केमिकल पदार्थ है कौन, क्षारक वाले, क्या क्या हमें मिला, हमें यहाँ DNA में क्या क्या मिला बताओ, प्यूरिन से क्या क्या मिला, प्यूरिन से बताओ एडेनिन और ग्वानिन मिल गया, यही ना, एडेनिन और ग्वानिन मिल गया। इसमें DNA में क्या मिला हमें, थायमिन और साइटोसिन मिला। कभी भी कोई प्रजाति उठाओगे तो चूंकि ये केमिकल हो गया ना, रासायनिक पदार्थ हो गया ना, रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक नहीं है, अभी भी डाउट लग रहा है, तो इसकी मोलरता भी होगी, क्या होगी इसकी मोलरता भी होती है। तो कोई भी प्रत्येक प्रजाति उठाओ, उस प्रजाति में हमेशा एडेनिन की जो मोलरता होती है, मोलरता यानी मोलर सांद्रण जो होता है वह ग्वानिन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, ग्वानिन के इक्वल होता है। और यहाँ पे थायमिन का जो होता है वो साइटोसिन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइटोसिन के बराबर होता है। उनका बता देगा, एडेनिन का होता है, इससे कनेक्शन होता है ऐसे, एडेनिन का होता है थायमिन के बराबर होता है। यह किस कैटेगरी से है, यह प्यूरिन कैटेगरी से है, प्यूरिन क्षारक है, प्यूरिन क्षारक। और ये क्या है, यह पिरिडीन है, क्या है, पिरिडीन वाला है ना। तो जो हमारा एडेनिन की जो क्षारक क्या कहते हैं इसको, मोलरता जो होती है वह किसके इक्वल होती है, वह थायमिन की मोलरता के बराबर होती है। और जो ग्वानिन की जो होती है वो किसके बराबर होगी, साइटोसिन की बराबर होगी। अगर दोनों साइड को जोड़ दो तो A + G इक्वल टू क्या हो जाएगा, T + C। उल्टा नहीं बना रहे हैं, उल्टा बना रहे हैं, उल्टा, C = G, क्योंकि जुड़ते हैं आपस में, ठीक है। अब आ जाओ इसमें, अगर इन दोनों को हम जोड़ दे तो बताओ A + C इक्वल टू क्या हो जाएगा, T + G, यही होता है। अगर यहाँ पे इसको गुणे 1 कर दे तो, गुणे 1 अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर ये 1 को छोड़ दे, पूरा गुणे में होगा, इधर आएगा तो भागे में। तो सभी प्रजातियों के लिए +C/T + G का रेशियो हमेशा 1 होता है। ये बायोलॉजिकल फार्मूला है, पर बिना मैथ का ये भी नहीं है। आया है, नहीं पढ़े होगा इसको, पढ़े होगे इसको, ये तो पढ़े होगे, ये वाला पढ़े हो ना, ये यहीं से आया। इसकी मोलरता, मोलरिटी जो होती है, मोलरता बताएंगे नहीं बताएंगे, हाँ पता नहीं, चलो क्या नाम है, इरविन चारगाफ ने दिया था, इरविन चारगाफ ने दिया था, इरविन चारगाफ ने दिया था प्रत्येक प्रजाति को, ठीक है ना। हाँ आगे जाओ, इसमें ये समझ में नहीं मैटर। अब जितनी भी प्रजातियां होती है इसमें जो क्षारक वाला मैटर, हमने कहा इसमें डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस कहाँ होता है, हमारा जो फास्फोरिक अम्ल है वो तो सेम हो गया, उसका दूसरा क्या आ गया हमारा दूसरा कौन था, शर्करा, मान लो डिफरेंस हो गया, शर्करा डिफरेंस हो गया। लेकिन शर्करा में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो लुप्त हुआ है। इसमें क्या हुआ, इसमें एलिमेंटली
अगर देखा जाए तो क्षारक वाले में डिफरेंस है, इसी को हम कोड बनाते हैं। डीएनए में जब किसी को जब चेक करते हो ना डीएनए में क्या है, तो हर आदमी में ये जो सीक्वेंस होता है ये इक्वल नहीं होता है। हमारी मान लो ए हो गया, ए के बाद जो है सी हो गया, उसके बाद ए फिर आ गया, किसी में हो सकता है जी आ जाएगा। पैटर्न इसको कहते हैं इसको कहते हैं डीएनए कोड पैटर्न जो होता है, तो उसमें जब हम चेक करते जाते हैं। हाँ, चेक कहाँ से कर सकते हैं, हमारा जो है बाल, नाखून, स्किन, ब्लड, केवल आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए में नहीं होगा, बाकी ब्लड में तो ब्लड केवल आरएनए से नहीं बना है, बाकी ब्लड में भी मान लो पूरा आ जाएगा। मतलब शरीर में मेरुरज्जु का उठा लो, कुछ भी उठा लो, सब में सिंपल ही जो कोशिकाएं उठाएंगे उसी से डीएनए टेस्ट हो जाता है। फिल्म नहीं देखते हो कहीं कोई मर्डर कर दिया, उसका ब्लड कहीं गलती से छूट गया हो, उससे भी टेस्ट कर लेते हैं। कहाँ नहीं पकड़ सकते, जब आइडेंटिकल ट्विन्स होंगे उनको नहीं पकड़ सकते, आइडेंटिकल ट्विन्स को। लेकिन ऐसे ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं। आइडेंटिकल जानते हो, मतलब बायोलॉजी जिसमें डिफरेंस ना कर सके, बायोलॉजी जो क्षेत्र है हमारा, अगर किसी में डिफरेंस ना कर पाए, इतनी ज्यादा समानता हो जाए उनके इंटरनली, तब उसको हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, आदर्श जोड़े। ठीक है, ऐसा बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत रेयर है। मतलब कहीं मिल गया समझ लो अपवाद तौर है, आश्चर्य समझ लो हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इसमें आ जाओ। इसमें हमने क्या बताया डीएनए में, एक बार फिर से देखते हैं। डीएनए हमारा क्या होता है, किसका पॉलीमराइजेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड का। किसका होगा, न्यूक्लियोटाइड का होगा। न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, बहुलक समझते हो ना, वही पॉलीमराइजेशन, यानी कई लंबे चेन में जुड़ते जाएंगे। इसमें कितने हो गए, इसमें 3 कैटेगरीज हो गई। कौन कौन हो गई, 3 कैटेगरीज हो गई। कौन कौन हो गई, नाइट्रोजनी क्षार पढ़ लिए, नाइट्रोजनी क्षार पढ़ लिए, और प्लस कौन पढ़े हो, पेंटोस शर्करा पढ़े। कौन पढ़े हो, पेंटोस शर्करा पढ़े हो ना, पेंटोस शर्करा। अब आ जाओ, यह दोनों आपस में जुड़ते हैं, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। किस बांड से जुड़ते हैं दोनों, दोनों किस बांड से जुड़ते हैं, यह दोनों जुड़ते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़ते हैं, बंध से। ग्लाइकोसिडिक है ना, सिडिक बांड से जुड़ते हैं। ठीक है, जुड़ने के बाद इसमें OH ग्रुप होता है कि नहीं, इसमें OH ग्रुप होता है, बताओ। इसमें OH ग्रुप किसमें होता है, शर्करा में तो OH का भरमार है, और क्या है। इसका जो OH ग्रुप होता है, यानी हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कौन जुड़ता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है, इससे जुड़ेगा कौन बचा हमारा लास्ट में, तो एक फास्फोरिक समूह जुड़ता है ना, इससे जुड़ेगा फास्फोरस समूह। ठीक है, फास्फोरस समूह इससे जुड़ता है और जुड़ेगा आपस में, तब जुड़ के बनाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा, इसमें नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं, वह किसी नाइट्रोजनी क्षार में क्या है, उसमें NH वाला समूह है, तो और ये जुड़ेगा शर्करा वाले से, किसे जुड़ेगा, ग्लाइकोसिडिक बांड से जुड़ेगा। अब ये जुड़ गया आपस में, इसका जो हाइड्रोक्सिल समूह होगा उससे कौन जुड़ता है, फास्फोरस समूह जुड़ता है। इसको हम कहते हैं फास्फोएस्टर बांड। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं फास्फोएस्टर बांड कहते हैं। मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं पढ़ा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे टाइम नहीं मिला, लेकिन मैं जितना भी पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत लगा था, उसमें अधिकांश चीजें पता है। झूठे हम लोग बायोलॉजी डरते हैं, जब तो अली तो डॉक्टर वाले चिर फाड़ कर देंगे सब तो क्या हो गया, फास्फोएस्टर बांध हो गया, ये जुड़ गया आपस में। अब जुड़ने के बाद क्या हुआ, समझा रहा है नहीं, ये जब आपस में जुड़ जाता है, आपस में कौन, नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोस शर्करा जब आपस में जुड़ता है, तो जुड़ के बनाता है न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बनाता है, ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड्स बनाता है, न्यूक्लियोसाइड्स बनाता है। तो एक तो समझो, न्यूक्लियोसाइड्स का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, न्यूक्लियोसाइड हो गया पूरा, दोनों मिलकर क्या बना लिए, न्यूक्लियोसाइड बना लिया। और न्यूक्लियोसाइड का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, वह न्यूक्लियोसाइड का जो क्या होगा, जो इसका हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होगा, वह किससे जुड़ता है, फास्फोरिक एसिड से जुड़ता है। तब जुड़ के क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड रूप लेता है। और न्यूक्लियोटाइड जब एक के बाद एक आपस में जुड़ते जाएंगे, किस बांड से जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बांड से। जब पॉलीमराइजेशन इसका होगा, यानी पॉली रूप लेगा, तब जाके क्या बनता है हमारा, डीएनए तब बनता है।
क्या बनता है? डीएनए। इसमें भी जानते हो नाइट्रोजनी क्षारक में विशेष तौर पे यहीं से आरएनए भी बन सकता है। आरएनए भी इसी पैटर्न पे बनता है। बस जानते हो क्या डिफरेंस होना चाहिए? शर्करा और ये यही इसमें मेन होता है, ये क्योंकि ये तो सभी में कॉमन होता है। शर्करा बदल गई, शर्करा में कौन गायब हो गया? अगर वो गायब हो गया और नाइट्रोजनी में क्या हो गया हमारा, हाँ, तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे? डीएनए बना देंगे। यही चेंजिंग होता है केवल। समझ में आया कि नहीं है? अब जब डीएनए बन जाएगा तो डीएनए का जब संश्लेषण होता है तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा संश्लेषण से? हाँ, ठीक है। तो डीएनए हमारा आरएनए का क्या करता है? संश्लेषण करता है। और आरएनए क्या करेगा? तो चपटा जाएगा। तो आरएनए कैसे लक्षण दिखाता है? आरएनए जब तक उसका क्या नहीं होगा, इसका जब तक प्रोटीन में संश्लेषण नहीं होगा तब तक जो है कोई मतलब नहीं है, इसका लक्षण नहीं दिखाएगा। तो आरएनए क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। बताओ आनुवंशिक पदार्थ कौन हो गया? हाँ, प्रथम आनुवंशिक पदार्थ कौन है? प्रथम आनुवंशिक पदार्थ आरएनए है। इसका रासायनिक रूपांतरण होता है, रासायनिक रूपांतरण होता है, तब जाके क्या होता है? रासायनिक रूपांतरण किसमें हुआ है? ओ गायब हो गया, उधर से ओ गायब हो गया, किसमें? शर्करा में। और इधर क्या हो गया बताओ किसमें? अभी हम थायमिन बताए ना, क्या होता है? CH3 ग्रुप जुड़ जाता है, यही ना। तो रासायनिक रूपांतरण होगा तब जाकर हमारा डीएनए डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, डीएनए का डेवलपमेंट होता है। और इसमें तो इसमें रहने दे प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये द्वितीयक बता दें। हाँ, प्राइमरी रहने दे ना, तो प्राइमरी पूछता ही नहीं है, ठीक है। आ जाओ, पता चला इतने चालू नहीं किया। हाँ बोलो, यहाँ सी के बाद कुछ बताओ, क्या लिखे यहाँ पर? अरे कुछ भी बोलो अपने मन से, बस इसको मत बोलना। हाँ बोलो, ये कर दिया। और बताओ, सी फिर से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर पर ध्यान रखना, जैसे ये है तो एक हिसाब से क्या बनेगा? टी बनेगा। यहाँ टी है तो क्या बनेगा? उसका पैटर्न बनाते चलो। यहाँ पे सी है तो इधर क्या बनेगा? जी। पैटर्न बन जाएगा नहीं है? इसे किसी पैटर्न में लिख सकते हो। जब हम किसी का जेनेटिक कोड जब चेक करते हैं, जैसे नहीं कहते हो कि जांच जब करते हैं तो इसको हम इसी को रीड करते हैं, क्योंकि इसका क्रम सभी का समान नहीं होता। धरती पे हमने कहा आइडेंटिकल ट्विंस अगर छोड़ दो तो इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसका जेनेटिक कोड पैटर्न करेगा। इसको बड़े लंबे पैमाने चेक किया था। यहाँ पे दिख गया हमें GC दिख गया, TA दिख गया, AT दिख गया, ऐसे GC दिख गया। पैटर्न नोट करते जाएंगे। यह जो पैटर्न होता है यहाँ पर रज्जुका का, यही पैटर्न हम चेक करते हैं। इसमें ये आपस में परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड से ऐड हो जाएंगे। ये जो दोनों दिख रहे हैं ना हाइड्रोजन से, और कभी भी इनका अगर क्या कहते हैं उसको, अगर टूटता है, अगर पृथक होता है, अगर दोनों रज्जुकाएं अगर कभी पृथक होती है, कभी टूटती हैं, किसी भी चीज को अगर टूटती हैं तो टूटने के बाद एक टेम्पलेट बनाती है। क्या बनाती हैं? टेम्पलेट बनाती हैं। और बाद में अगर इसको सही वहां पे वातावरण या सही स्थान मिल गया तो फिर से इसके अंदर क्षमता होती है नया बनाने की, नया डीएनए बनाने की क्षमता होती है। और जब नया डीएनए जब बनाएगा तो उसमें से एक डीएनए जो मिलेगी इसमें रज्जुका, वो पुराने पैतृक वाले से टैली करेगा। जो पुराना पैतृक वाला था उससे टैली करेगा, और दूसरा जो डीएनए बनता है वो नया बनता है। इस बात सुना नहीं? जब ये कहीं जाता है, इसका क्या होता है? इस रज्जुका के जो दो रज्जुकाएं क्या होती है, जब विखंडित होती है, जब अलग होती हैं, तो उसके बाद अगर इसको उपयुक्त स्थान मिला तो टेम्पलेट बनाएगा। अब वो टेम्पलेट बाद में फिर से जुड़कर डीएनए जब निर्माण करेगा, नया डीएनए बनाएगा, तो उसमें जो एक रज्जुका मिलेगी फिर से दो रज्जुका बनाएगा।
जो पहली रज्जुका बनेगी एक रज्जुका उसमें से, वो पुराने पैतृक वाले से समान होती है, उसमें मतलब उसका लक्षण इसमें मिलेगा। और एक जो होता है वो भिन्न बनता है। एक क्या बनता है? भिन्न बनता है। ये हमारा इसका होगा। इसमें व्यास इसका देख लोगे, व्यास कितना होता है इसका? 20 एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम लगभग, यही ना। इसके अलावा इसमें जो दो मटेरियल होते हैं, जो यहाँ पे जो क्षारक पदार्थ पाए जाते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस कितने होते हैं? 3.4 या 34 एंगस्ट्रॉम। हाँ, 3.4 एंगस्ट्रॉम होगा, 34 ज्यादा नहीं हो जाएगा। इसका डायमीटर जो है, जब व्यास इतना है तो, और सेंटर पॉइंट यहाँ बना लोगे, सेंटर पॉइंट जो होगा वो रेडियस हो जाएगी इसकी 10 एंगस्ट्रॉम। इतना तो पर्याप्त है लिखने के लिए, है ना। और कुछ बताएं इसमें?